सो आज हम शुरू कर रहे हैं जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट बैच 2025 एंड ये जो बैच होने वाली है इसमें हम कंप्लीट फुल स्टैक को कवर करेंगे। ठीक है, और आज हमारा डे 1 है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बिग पिक्चर क्लियर करने वाला हूँ। बिग पिक्चर हम आज के सेशन में समझेंगे कि हम जावा फुल स्टैक क्यों पढ़ने वाले हैं, जावा फुल स्टैक पढ़ के हम क्या बनाने वाले हैं, और जो चीज हम करने वाले हैं उसी का हम आपको एक विजुअलाइजेशन देंगे और आपको समझाएंगे कि जो जावा फुल स्टैक के अंदर टेक्नोलॉजीज हैं वो एक डेवलपमेंट फेज में कहाँ पे फिट होती है। मतलब जो भी चीजें हम पढ़ने वाले हैं वो डेवलपमेंट में कहाँ कहाँ पे काम आती है। ठीक है, सो अभी आपको क्लियर होगा। ठीक है, सब कुछ क्लियर होगा। अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो कोई बात नहीं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले, चूंकि बैच जावा फुल स्टैक की है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज फुल स्टैक डेवलपमेंट। भाई फुल स्टैक डेवलपमेंट होता क्या है? सो मैं बोल सकता हूँ कि फुल स्टैक डेवलपमेंट हम ऐसे डेवलपमेंट को कहते हैं जहां पे फ्रंट एंड से बैक एंड की सारी लेयर्स पे काम किया जाता है। मैं बोलता हूँ कि इट रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग ऑल्सो all layers all layers of a software। कहां से कहां तक? फ्रॉम फ्रंट एंड टू फ्रॉम फ्रंट एंड टू बैक एंड। मतलब कि अगर हम फ्रंट एंड से लेके बैक एंड में आने वाली सारी चीजों को बना पाए और मेंटेन कर पाए तो इट मीन्स कि हम फुल स्टैक डेवलपमेंट सीख गए हैं। ठीक है, मतलब फ्रंट एंड और बैक एंड हमें दोनों। तो शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो फुल स्टैक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपको फ्रंट एंड भी आना चाहिए और आपको बैक एंड भी आना चाहिए। ठीक है, अभी क्या होता है फ्रंट एंड और क्या होता है बैक एंड ये भी समझेंगे, बट उससे पहले हम हमारा पर्पस क्या है, क्यों हम जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट सीख रहे हैं, क्यों हम फ्रंट एंड और बैक एंड बनाना चाहते हैं, पर्पस क्या है भाई? तो पर्पस, कोई बोलेगा पैसा है, कोई बोलेगा यार आईफोन खरीदना है, कोई बोलेगा घर चलाना है। ठीक है, सो पर्पस इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में अलग अलग हो सकते हैं, बट अगर मैं एक जनरल पर्पस बताऊं तो हम सभी लोग फुल स्टैक डेवलपमेंट इसलिए पढ़ रहे हैं सो दैट वी कैन क्रिएट एन एप्लीकेशन। हम एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। हम कैसा एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं? हम एक बड़ा एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, हाईली, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए, टाटा बिरला ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अमेजॉन, मिंत्रा, फेसबुक, इस तरह के हाईली स्केलेबल, हाईली मतलब बड़े एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं जहां पे लाखों करोड़ों यूजर आते जाते रहते हो। इस लेवल के एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एंटरप्राइज एंटरप्राइज एप्लीकेशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशन। सो हम सबका पर्पस होना चाहिए कि हम फुल स्टैक डेवलपमेंट अगर सीख रहे हैं तो हमें एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाने आना चाहिए। क्या हो जाएगा अगर हम इस एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाना सीख गए तो इसका इसका क्या बेनिफिट्स होगा? फायदे ही फायदे हैं। आप चाहो तो फ्रीलांसिंग करके अर्न कर सकते हो, फ्रीलांसिंग करके। ठीक है, या फिर आपको एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी। तो मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि अ, आप एकदम जॉब वाली मेंटेलिटी से डेवलपमेंट सीखो। जॉब वाली मेंटेलिटी से डेवलपमेंट सीखने का नुकसान क्या होता है कि हम स्किल पे फोकस नहीं करते हैं। हम बस फोकस करते हैं कि टॉप 50 टॉप 50 जावा इंटरव्यू क्वेश्चन लो भाई, और इसको मारा रट्टा, इंटरव्यू देने चले गए। और ऐसा करके बाज दफा जॉब लग भी जाती है। कई बार लोगों का तुक्के में काम हो भी जाता है, लेकिन होगा क्या?
6 महीने में बेंच पे और उसके बाद बाहर। आजकल तो यही हो रहा है, आप देख रहे हैं कितने लोगों को फायर किया जा रहा है। क्यों फायर किया जा रहा है? क्योंकि 18 में, 17 में, 19 में, 20 में, 16 में इतने लोगों की जॉब लगी थी, फेक एक्सपीरियंस लगा-लगा के लोग गए थे। मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे खुद के फ्रेंड्स जिनको मतलब क्लासमेट जो थे, जिनको कुछ नहीं आता था ना, वो घुस गए एमएनसी में। पढ़े हुए हैं किसे? इलेक्ट्रिकल से। जीवन में कोडिंग किया नहीं, पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और जॉब कहाँ कर रहे हैं? आईटी में, वो भी सॉफ्टवेयर वाला काम। कितने दिन टिकोगे भाई साहब आप? क्या हुआ? रीज़न क्या हुआ? लास्ट में बाहर हो गए। मैं मतलब मेरे 2 फ्रेंड तो मेरे सामने बाहर हुए हैं और बाहर होने के बाद आज उनकी जॉब नहीं लग रही क्योंकि उन पास स्किल नहीं थी। सो ये वा अब अगर आप एकदम प्योरली जॉब ओरिएंटेड माइंडसेट से पढ़ो ना, यार मेरे को जॉब चाहिए और जॉब के लिए जो-जो क्वेश्चन आ रहा है बस मैं वो पढ़ लूँ, कुछ नहीं होने वाला। अब अब ऐसा दौर चल रहा है आईटी में, आप लोग भी अगर आईटी से जुड़े हो या फिर सुनते हो, तो आपको पता होगा कि आईटी में बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही है। बहुत लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। रीज़न पता है क्या है? स्किल नहीं है। अगर मैं आपको एक एक सिंपल एग्ज़ाम्पल दूँ कि अ, मान लो सुंदर पिचाई का ले लो एग्ज़ाम्पल। अगर सुंदर पिचाई को मतलब कोई फायर करेगा क्या? भाई कितना रेसेशन आ जाए, कितना भी आईटी में आ जाए, कितना भी मार्केट डाउन हो जाए, स्टॉक मार्केट गिर जाए, कुछ भी हो जाए, सुंदर पिचाई को कोई निकालेगा? नहीं निकालेगा, क्योंकि उस बंदे के पास स्किल है। हरकिरत को कोई निकालेगा? आई डोंट नो आप लोग हरकिरत को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? गूगल कीजिएगा, हरकिरत सिंह, कोई नहीं निकालेगा बंदे को। तो आपके पास स्किल है, आईटी आज के टाइम पे स्किल खोज रही है। सो हमारा पर्पस ठीक है, एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि हम रट्टा मार के एप्लीकेशन बना लें, बना भी नहीं पाओगे, बहुत दिक्कत आएगी। सो पर्पस क्लियर रखो, आपको एप्लीकेशन बनाना है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ़ जॉब वाले क्वेश्चन रट्टा मार लेना है। और हम इसी पर्पस पे काम करेंगे, हम आपको डेवलपमेंट सिखाएँगे। कैसे सॉफ्टवेयर्स क्रिएट होते हैं, कैसे एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट होता है, किस तरह से डेटा फ्लो होता है, कैसे उसको स्केल किया जाता है, कैसे वैलिडेट किया जाता है, किस तरह से होस्ट किया जाता है, एवरीथिंग जो भी डेवलपमेंट में आएगी। कैसे फ्रंट एंड से बैक एंड कनेक्ट होता है, एडमिन पैनल कैसे बनेगा, लॉगिन कैसे होता है, लॉग आउट, डाउनलोड, अपलोड सब कुछ। मतलब पूरा डेवलपमेंट आप यहाँ से सीख के जाओगे। अगर आपके घर में कोई गोडाउन है, कोई फर्नीचर की शॉप है, कोई आपका छोटा मॉल या बड़ा मॉल है या फिर शॉपिंग सेंटर है, आप उनके लिए एप्लीकेशन खुद बना पाओगे। इस लेवल की स्किल आपके अंदर हो जाएगी। और जब कोई बंदे के अंदर इतनी स्किल हो गई कि वो एप्लीकेशन बना सकता है, तो कंपनी उसको क्यों नहीं लेगी? है ना? तो लेवल हम अच्छा रखेंगे इस कोर्स का और इसीलिए हमें लगता है टाइम। जनरली आप देखोगे मार्केट में, आज ही मैंने हैदराबाद में मेरा एक स्टूडेंट है, तो वो अब सबका अपना-अपना मेंटालिटी होता है, तो उसने बोला सर हमको ऑफलाइन पढ़ना है। तो हमने बोला यार हमारा तो ऑफलाइन है नहीं, हम तो ऑनलाइन ही कराते हैं। पर नहीं हमको ऑफलाइन ही करना है। हमको क्या है कि ऑनलाइन घर पे बैठ के पढ़ाई हो नहीं रहा है और घर पे प्रेशर डालने की बाहर निकलो, जाओ कुछ करो। हाँ, ठीक है, हैदराबाद में हमने बताया कि वहाँ जा सकते हो तो। जब हमने इंक्वायरी करी तो पता चला कि 2 महीने में कोर जावा और 2 महीने में एडवांस जावा, 4 महीने में डन सब कुछ। सो मेरे को समझ में आया कि मार्केट में क्या चल रहा है। मैं आपको बताऊँ, हम लोग सिर्फ़ जावा ही 7 महीने पढ़ेंगे, क्योंकि अभी स्किल ओरिएंटेड पढ़ना ही पड़ेगा और अगर आप स्किल ओरिएंटेड नहीं पढ़ते हो, तो बहुत मुश्किल है ना? और जिसने पढ़ लिया उसके लिए क्रैक करना बहुत आसान है। सो फ्रीलांसिंग वाले अप्रोच से हम लोग करेंगे, ठीक है? फ्रीलांसिंग वाले अप्रोच से पढ़ाई करेंगे और साथ में जॉब इंटरव्यू के जो भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी कवर करेंगे सो दैट आप बिल्कुल जॉब रेडी हो जाएँ, ठीक है? ये हमारा पर्पस इस कोर्स को लेकर के रहने वाला है। चलिए वापस आते हैं। फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है? सो फुल स्टैक डेवलपमेंट एक टर्म है जो कि यूज़ किया जाता है, ठीक है? एक एक मतलब एक पूरे प्रैक्टिस को
जिसमें फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट दोनों आता है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट, और इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पहले ही से फेसबुक खोल कर रखा हुआ है और पेंट भी हमने खोल कर रखा हुआ है। बहुत ध्यान से समझिएगा, अभी मैं आपको जो एक्सप्लेन करूंगा। फेसबुक एक क्या है भाई, एक बड़ा एप्लीकेशन है। इसको आप एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन या फिर इसको आप एंटरप्राइज एप्लीकेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, हालांकि हम टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन की बात करेंगे। ये फेसबुक का ऐप भी आता है, फेसबुक की वेबसाइट भी है। ठीक है, तो ये एक वेब एप्लीकेशन है बेसिकली। अब ये जो आप देख रहे हो, फेसबुक से अगर आपको इंटरेक्ट करना है तो आप सबसे पहले, अगर ऐप की बात नहीं कर रहा हूं, अगर मैं थ्रू वेब आपको करना है तो आप सबसे पहले कोई वेब ब्राउजर खोल दीजिए। मैंने ब्रेव ओपन किया और मैंने हिट किया एक URL www.facebook.com, एंड ये हिट करते ही हमारे सामने एक कुछ तो भी ऐसे दिखता हुआ आया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूजर इंटरफेस, UI, इन शॉर्ट UI। आप यहाँ पे किसी भी बटन पे क्लिक कर सकते, जैसे मान लो मैंने क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक किया, तो आप देखेंगे कि ये अनदर UI है। मतलब कि एक एप्लीकेशन में, जब भी हम एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो हमें एक यूजर इंटरफेस क्रिएट करना पड़ता है, जिसके थ्रू यूजर एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करता है। तो इसीलिए फ्रंट एंड जो है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जो कई सारे मतलब टर्म यूज किए जाते हैं, जैसे एक एक फ्रंट एंड इटसेल्फ, एक टर्म ये भी यूज किया जाता है, या फिर आप इसको बोल सकते हो यूजर इंटरफेस या फिर यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, यूजर इंटरफेस या यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, और भी टर्म आप यूज कर सकते हो, हम इसमें और भी टर्म यूज करते हैं। हम इसको बोल सकते हैं क्लाइंट साइड। ठीक है, हम इसको क्लाइंट साइड भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको व्यू भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको वेब इंटरफेस भी बोल सकते हैं, एंड और भी नाम हो सकते हैं मार्केट में। ठीक है, ये कुछ कॉमन नेम हमने आपको बताया। सो फ्रंट एंड डेवलपमेंट का काम है क्या? ठीक है, फ्रंट एंड क्यों हम डेवलप करते हैं? ठीक है, इट फोकस ऑन, मैं इसे लिखता हूं, फोकसेस ऑन द यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस। यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस को अचीव करने के लिए हम क्या बनाते हैं, फ्रंट एंड बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फेसबुक ने एक फ्रंट एंड बनाया है। ठीक है, और इस फ्रंट एंड से हम क्या कर रहे हैं, हम यूजर हैं, तो हम अब फेसबुक से अगर मुझे इंटरेक्ट करना है, फेसबुक पे लॉगिन करना है, फेसबुक अकाउंट बनाना है, सो फेसबुक ने हमें एक UI क्रिएट किया है। अच्छा, UI और UX में डिफरेंस समझ लो। यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस में क्या डिफरेंस होता है? यूजर इंटरफेस एंड UX। यूजर इंटरफेस का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि यूजर मतलब यूजर इंटरफेस मतलब हो गया कि प्रॉपर डिजाइन कि आपका जो डिजाइन है वो बिल्कुल प्रॉपर है कि नहीं है। इसमें इसमें जो इनपुट, अब जैसे मान लो फर्स्ट नेम लिखा है, अब इसका कुछ ना कुछ फॉन्ट होगा। सरनेम लिखा है, इसका कुछ फॉन्ट होगा। तो ऐसा तो नहीं कि फॉन्ट बहुत छोटा है, ऐसा तो नहीं कि कलर बहुत अटपटा लगाया है, पीला पीला कर दिया है पूरे में, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि ये बटन बहुत खराब सा दिख रहा है, या फिर बटन टेढ़ा मेढ़ा है। अब देखो कितना प्रॉपरली अलाइंड है। इस क्रिएट के इधर भी जितना स्पेस है, देखो कितना प्रॉपर अलाइन, बीच में अलाइन किया गया है सब कुछ। ठीक है, आप फर्स्ट नेम के बगल में देखो जितनी जगह है, सर नेम के बगल में भी उतनी ही जगह खाली दिख रही है। इसको बोलते हैं यूजर यूजर इंटरफेस, कि यूजर इंटरफेस अच्छे तरीके से प्रॉपर डिजाइनिंग किया जाए। ठीक है, प्रॉपर डिजाइन, क्लियर, मैं बोल सकता हूँ क्लियर इनपुट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, और हम बोल सकते हैं कि कलर कलर का ख्याल रखा जाता है। ये सब चीजें आती है
यूजर इंटरफेस में। इसी तरह एक होता है यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि अ, जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे लॉगिन पेज खोजना है। अब देखो यहाँ पे देखो, बैक आते हैं। अब मैंने www.facebook.com क्लिक किया, मेरे को लॉगिन पेज आ गया। मान लो मेरे को साइन अप पेज खोलना है। ऐसा तो नहीं है कि साइन अप पेज पे जाने का बहुत कॉम्प्लेक्स तरीका हो कि आप यहाँ पे दबाएंगे, ड्रॉप डाउन आएगा, फिर उसमें से आप जाओगे। सो यूजर इंटरफेस तो अच्छा है, कलर अच्छा है, फॉन्ट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरे को भाई साइन अप पेज ही नहीं मिल रहा है। कहाँ है भाई साइन अप पेज? स्क्रॉल कर रहे हैं तो नीचे कोने में मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा नहीं दिखेगा। मान लो ये यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है, अच्छा नहीं दिखेगा। क्योंकि अकाउंट क्रिएशन एक बहुत ही कॉमन चीज है। तो जो भी बंदा आएगा लॉगिन करने, वो अकाउंट क्रिएट करेगा, हाईली पॉसिबिलिटी है। सो यहाँ पे सामने ही एक बड़ा बटन बना के दिया गया है, किसका? अकाउंट क्रिएशन का। सो इसको हम लोग बोलते हैं यूजर एक्सपीरियंस। कि यूजर एक्सपीरियंस में इन सब चीजों का ध्यान दिया जाता है कि मतलब नेविगेटिंग आसान हो, और एरर्स इजीली हैंडल हो। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने लॉगिन के समय लिख दिया 111 एंड ये देखो, एंड लॉगिन किया। अब ये 111 जो है, ये तुरंत हमें बता देगा कि भाई 111 जो आपने डाला है वो गलत डाला है। देखो यहाँ पे अब ये काफी टाइम ले रहा। ब्रेव आई थिंक ऐसे ही चलता है, मेरा ब्रेव बहुत स्लो चलता है। मैं बस ब्रेव को यूज करता हूँ क्योंकि इसमें ऐड नहीं आता है। सो आप लोग किया होगा वैसे, आप लोगों ने ये चीजें। ये देखो यहाँ पे एक हमें ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर यू एंटर्ड इजन कनेक्टेड टू अकाउंट, तो इस तरह से हमें एक एरर मिला। ठीक है, और ये तो खैर बैकएंड से भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे देखो एक इस तरीके से हमें वार्निंग का साइन मिला। अब ये जो वार्निंग का साइन है, ये भी एक पार्ट है यूजर एक्सपीरियंस का। ये देखो यहाँ पे एक आपको वार्निंग साइन मिल रहा है। मतलब आप बोल सकते हैं यूजर एक्सपीरियंस में नेविगेशन, मतलब नेविगेशन मीन्स व्हाट? इधर उधर जाना, बैक किया, यहाँ से यहाँ पे चले गए, यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें दी हुई है, तो ये नेविगेशन होता है। नेविगेशन आसान होना चाहिए। इसी तरह एरर्स हैंडल होने चाहिए प्रॉपरली। ये सब चीजें मतलब आप यूजर एक्सपीरियंस में डाल सकते हो। ठीक है, तो जो हम फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखते हैं, उसमें हम सबसे पहले फ्रंट एंड डेवलपमेंट पे काम करते हैं। और फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हमारा जो मेन फोकस होता है वो यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस पे होता है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट के और भी टर्म्स मार्केट में आपको मिलेंगे, फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड, यूआई यूएक्स, क्लाइंट साइड व्यू, वेब इंटरफेस एंड ऑल। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया भाई साहब आपका फ्रंट एंड। अब चलो हम लोग फेसबुक के मदद से समझते हैं कि फ्रंट एंड से फिर बैक एंड हम लोग कैसे जाते हैं। आइए इसी समझते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको कुछ नई चीज नहीं बताऊंगा। आप जो मैं अभी बताने वाला हूं आपको, वो पहले से आप जानते हो, बट कुछ टेक्निकल टर्म्स हम आपको रूबरू कराएंगे। चलिए अब आप आंसर कीजिएगा। ये फेसबुक का फॉर्म है। आप मुझे बताइए कि ये फेसबुक का ये जो आपको दिख रहा है, जो भी फेसबुक लिखा हुआ ये सब, इसकी कोडिंग की, इसका कोड लिखा गया होगा कि नहीं लिखा गया होगा? बस बताइए, आप आंसर करें हमें, इसका कोड लिखा गया होगा? हाँ, लिखा गया है। करेक्ट, इसका कोड तो लिखा गया होगा। ठीक है, आप ये मानते हैं इसका कोड लिखा गया है। सवाल ये है कि ये कोड मेरे सिस्टम में है या कहीं और होगा? जो भी कोड होगा, हम्म, फेसबुक का जो भी ये कोड होगा, आप ये डिजाइन का, फिर ये साइन अप पेज के डिजाइन का भी कुछ ना कुछ कोड लिखा होगा। ये मेरे सिस्टम में है या फिर कहीं और है जिसको हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं? बताओ करण, बताओ। सर ये आपके इंटरनेट में है। कहीं और होगा सर, लाइक मे बी ऑन सर्वर।
हाँ करेक्ट, बोलते कहीं और है। ठीक है, सर्वर पे सही जवाब है, जिसको हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। मतलब एक बात यहाँ पे हमें ये पता चली कि जब भी हम ब्राउज़र को ओपन करते हैं, ठीक है, और कोई वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहते हैं, तो मेरे सिस्टम में किसी भी वेब एप्लीकेशन का कोड नहीं रखा हुआ। कहाँ से रखा रहेगा? इतना बड़ा-बड़ा कोड होता है, मेरे सिस्टम में कहाँ है? हमने तो भाई क्रोम इंस्टॉल किया है, ब्रेव इंस्टॉल किया है, जो भी एक वेब ब्राउज़र इंस्टॉल किया है, और उस वेब ब्राउज़र के थ्रू हम दुनिया के किसी भी वेब एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कि दुनिया का सारा वेब एप्लीकेशन कोड मिंत्रा का, अमेज़न का, फ्लिपकार्ट का सबका कोड मेरे सिस्टम में है, ना, मेरे सिस्टम में तो है नहीं। तो वो जहाँ भी है वो कोड, फ़ेसबुक का कोड कहाँ होगा? वो होगा फ़ेसबुक के सर्वर पे। अभी सर्वर क्या होता है भाई साहब? सर्वर कुछ नहीं यार, बहुत ईज़ी टर्म है। सर्वर मतलब एक दूसरा सिस्टम, एक दूसरे का सिस्टम हो गया। तो हमारे सिस्टम पे हमने क्या इंस्टॉल करके रखा हुआ है? क्रोम इंस्टॉल करके रखा हुआ है। ये मेरा सिस्टम है, माई पीसी, माई पीसी, और इस पे हमने ये ओपन करके रखा हुआ है क्रोम, ठीक है? और क्रोम में हम यहाँ पे कुछ यूआरएल डालने वाले हैं, ठीक है? अब ये डालेंगे। मान लो हमने डाल दिया, चलो www.facebook.com। जब आप www.facebook.com हिट करते हो, तो इंटरनली ये क्या करता है, ये ब्राउज़र एक रिक्वेस्ट भेजता है, और facebook.com का जो लिखा हुआ कोड है, वो आपको प्रिंट करके देता है। तो फेसबुक का जो ये वाला कहाँ चला गया? फेसबुक का जो ये वाला कोड है, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का या लॉगिन फॉर्म का, ये हमारे सिस्टम में तो नहीं है। फ्लिपकार्ट आप ओपन कर लो यहाँ पे, आप मिंत्रा ओपन कर लो, अमेज़न ओपन कर लो, आप अपने ब्राउज़र में दुनिया जहाँ के कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर लो, उनके कोड आपके पास नहीं है। सो ये डिज़ाइन आपको कैसे मिल पा रही है? मैं बताता हूँ कैसे मिल पा रही है। ये जो भी डिज़ाइन है, वो एक सिस्टम के ऊपर रखे हुए हैं। जो सिस्टम होगा, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कोई ना कोई होगा, लिनक्स, विंडोज़ कुछ भी। उस सिस्टम के ऊपर एक सर्वर इंस्टॉल्ड होता है। सर्वर, एक पूरा का पूरा सर्वर इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है? ये सर्वर हमने इंस्टॉल कर दिया। ये सब आपको हम प्रैक्टिकली सिखाएँगे, सर्वर इंस्टॉलेशन, सर्वर को यूज़ करना। अभी सिर्फ़ थ्योरेटिकली समझो, जैसा कि आप अभी तक समझते आए थे, आपने कहीं न्यूज़ में, कहीं पोस्ट में, यूट्यूब पे कहीं सर्वर वगैरह माइट भी देखा भी हो। सुना तो कई बार होगा, वेबसाइट का सर्वर डाउन है। जब वेबसाइट नहीं चलती ना, हम बोलते हैं सर्वर डाउन है। तो ये हो गया सर्वर। कौन-सा सर्वर है? हमें क्या पता फेसबुक कौन-सा सर्वर यूज़ कर रही है, लेकिन वो तो रिसर्च का पार्ट है, गूगल वगैरह करो देखो। हम जो यूज़ करेंगे अपने में, टॉमकैट सर्वर का। तो हम मान के चलते हैं कि फेसबुक ने टॉमकैट सर्वर अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया है। तो ये हो गया पूरा का पूरा फेसबुक का सर्वर। सर्वर करता क्या है यार? ये तो समझना पड़ेगा पहले। देखो, जब भी कोई एप्लीकेशन क्रिएट किया जाता है, ठीक है? तो एप्लीकेशन क्रिएशन मीन्स व्हाट? कुछ कोड लिखना। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस पेज का कोड लिखा गया होगा, इस पेज का कोड लिखा गया होगा, है ना? चलो इस पेज का कोड लिखते हैं। ये हम इस पेज का कोड लिखते हैं एकदम सस्ता-सा, ये हो गया, कोड लिख दिया हमने, ठीक है? और इसका नाम हम देते हैं लॉगिन, ठीक है? एक्सटेंशन में नहीं दे रहा हूँ, एचटीएमएल, पीएचपी नथिंग, सिर्फ लॉगिन। फिर एक हमने और कोड लिखा, ठीक है? ये हमने लिखा भाई साहब, मान लीजिए साइन अप, साइन अप। फिर हमने एक और कोड लिखा, ठीक है? ये किसका लिख दिया हमने? मान लीजिए होम, ठीक है? होम। तो ये हमने 3 मान लो कोड लिखे हैं। अब ये तीनों कोड फ्रंट एंड से रिलेटेड है या बैक एंड से रिलेटेड है?
ये वाला लॉग इन, साइन अप, और अगर लॉग इन करोगे तो होम खुलेगा। बताइए, इज इट फ्रंट एंड और बैक एंड? बताएं आप लोग, थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन हम बनाए तो बेहतर होगा। करण, सर फ्रंट एंड होगा। फ्रंट करेक्ट। करण म्यूट कर लो, तुम्हारे तो वॉर चल रहा है पूरा। फ्रंट एंड है सर, बैक एंड Content तो है लेकिन नॉइज भी बहुत है, तो mute कर दीजिए। करण म्यूट कर दीजिए, मैलू नहीं करना पड़ेगा क्या मुझे? चलो, तो ये सारा फ्रंट एंड का कोड है। तो हम क्या करते हैं, जब एक एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं तो हम कुछ पहले फ्रंट एंड के कोड लिखते हैं, ठीक है? और फ्रंट एंड के कोड को लिख करके हम उसको अपने सर्वर के ऊपर रख देते हैं। तो ये लीजिए, हमने टॉमकैट सर्वर के अंदर ये फ्रंट एंड के कोड लिख के रख दिए, ठीक है? ये फ्रंट एंड कोड हमने लिख के रख दिया। अब ये कौन सी टेक्नोलॉजी में होगा, क्या होगा, इसकी बात हम अभी करेंगे, ठीक है? अभी तो सिर्फ हमने फ्रंट एंड कोड लिख के रख दिया यहाँ पे, ठीक है? मैं यहाँ पे फ्रंट एंड यहाँ लिख देता हूँ। चल, अब सर्वर का काम क्या होता है, सर्वर के ऊपर हम फ्रंट एंड्स के कोड लिख करके रख देते हैं। अब सर्वर में बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड ना यूज करके मैं यूज करता हूं, एक मैनेजर होगा इसके पास, ठीक है? एक मैनेजर भाई साहब होते हैं, मैनेजर। अब मान लो कि ब्राउजर में आपने लिखा www.facebook.com, ठीक है? जैसे ही आपने ये लिखा, आपका वेब ब्राउजर फेसबुक के सर्वर पे आएगा। फेसबुक के सर्वर पे कहाँ आएगा? मैनेजर के पास, यहाँ पे आया, ठीक है? मैनेजर के पास आया। मैनेजर मैनेजर ये देखेगा कि जो रिक्वेस्ट आई है उसका यूआरएल क्या है। यूआरएल क्या है? www.facebook.com। ओके, facebook.com, तो ये समझ जाएगा कि www.facebook.com पे इसको क्या दिखाना है, ऐसा कोड लिखा हुआ होगा, मैनेजर समझ जाएगा। तो facebook.com के लिए वो तुरंत आपको ये लॉगिन वाले कोड का एक्सेस देगा। जैसे ही ये लॉगिन वाले कोड का एक्सेस देगा, तो ये जो लॉगिन वाला जो पूरा कोड होगा, इसके अंदर जैसी भी नीली पीली लाल हरी डिजाइन लिखी होगी, वो आपके ब्राउजर के ऊपर आपको प्रिंट होते हुए दिख जाएगी। अब आपको समझ में आया क्या हो रहा है एक्चुअली? मतलब जैसे ही मैं नए टैब में दिखाता हूं करके, जैसे ही मैं यहाँ पे facebook.com लिखा, ठीक है, और जैसे ही मैंने यहाँ पे हिट किया, तो ये क्या खुला? जैसे ही facebook.com मैंने हिट किया होगा, ब्राउजर ने रिक्वेस्ट मारी होगी किसको? फेसबुक के सर्वर को। फेसबुक के सर्वर पे मैनेजर बैठा होगा, तो बोलेगा क्या भाई, क्या लाइक लेके आए हो? हम बोले www.facebook.com। ओके, ये यूआरएल है, इट मींस कि मुझे तुम्हें लॉगिन वाला पेज दिखाना है, और लॉगिन के पेज का एक्सेस मिल गया। इतनी बात समझ में आई कैसे काम हुआ? बताइए। अब क्या होगा? अब यहाँ पे देखिए, अब मान लीजिए कि हमें साइन अप पेज चाहिए, तो साइन अप पेज के लिए यूआरएल बदल जाता है। मैं आपको दिखाऊं, देखो, साइन अप पे जाओगे ना, क्रिएट नए अकाउंट पे, देखो यूआरएल facebook.com नहीं रहेगा, बदल जाएगा, स्लैश करके कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे चीजें आ जाएंगी। तो अगर मान लो स्लैश करके मैं कुछ एक्स्ट्रा में साइन अप ही लिख देता हूँ। साइन अप किया, मान लो मैंने स्लैश में, मैंने यहाँ पे लिख दिया स्लैश साइन अप। तो आप बताइए, स्लैश साइन अप से अब मैनेजर के पास स्लैश साइन अप वाला यूआरएल गया, तो स्लैश साइन अप वाले यूआरएल में कौन सा पेज मुझे अपने क्लाइंट को शो करना है? तो यहाँ पे स्लैश साइन अप पे साइन अप वाला पेज शो करना है। तो ये वाले पेज का कोड चलेगा
मतलब ये वाला कोड चलेगा। और अब आपको जो पेज यहाँ मैनेजर शो करेगा वो कौन सा होगा? साइन अप। मतलब जब आपने स्लैश साइन अप सर्च हिट किया, साइन अप वाला पेज। हाँ, साइन अप वाला पेज। तो इस तरीके से कुछ काम होता है। तो मतलब कि वेब एप्लीकेशन जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम अपने सर्वर के ऊपर ही फ्रंट एंड के कोड रख देते हैं, ताकि दुनिया में कोई भी इंसान जिसके पास इंटरनेट हो वो मेरे इन कोड का एक्सेस कर पाए। तो अब आपको ये चीज पढ़ना भी तो पड़ेगा कैसे होता है ये सब। उसके लिए हम फुल स्टैक डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। अभी आप देख रहे हो, अभी आप ये बड़ा आसानी से कर ले रहे हो। आप जाते हो सीधे एक बटन दबाते हो, खट से आ जाता है यहाँ पे सीधे बैक जा रहे हो ये आ जा रहा है, यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो ये आ जा रहा है। ये तो बिहाइंड द सीन कैसे हो रहा होगा? ये सब कोड कहीं ना कहीं सर्वर पे है। और हर हर यूआरएल का एक फिक्स यूआई है। facebook.com का ये यूआई है। facebook.com/ जो भी चीजें आपको दिख रही हैं वो इस वाले पेज का यूआई है। तो सबका अपना अपना सॉरी यूआरएल है, इस पेज का यूआरएल कुछ और है। तो इसी तरह हमें भी सीखना होगा कैसे काम होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले अपने सिस्टम के ऊपर हम सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। सर्वर के ऊपर हम फ्रंट एंड के कोड को लिख करके रख देंगे, सो दैट दुनिया में कोई भी इंसान मेरे इन 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 डिजाइन्स का एक्सेस ले पाए। अच्छा, मान लीजिए किसी ने डाला www.facebook.com/signup, तो मेरा ये साइन अप वाला पेज ओपन होगा। आइए अब इसकी बात करते हैं। तो मेरा साइन अप वाला पेज को मैं ब्लू कर देता हूं, तो ये ब्लू वाला पेज खुल गया। ठीक है, अब ब्लू वाला जब पेज खुला तो भाई इसके अंदर एक डिजाइन है। इसमें क्या है भाई साहब? कुछ कुछ इस तरह से ब्लॉक्स हैं, कुछ ब्लॉक्स हैं, ठीक है, और कुछ ब्लॉक्स हैं और एक बटन है। जैसा कि आप बिल्कुल यहाँ पे देख पा रहे हैं कि साइन अप पे कुछ ब्लॉक्स हैं और एक बटन है। हमने इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया है। सवाल ये है कि आप साइन अप के अंदर यूआई आपने बनाया हुआ है, यूजर इंटरफेस है। साइन अप से रिलेटेड यूजर इंटरफेस आपको साइन अप वाले में मिलेगा। फ्रंट लॉगिन से रिलेटेड यूआई आपको लॉगिन में मिलेगा। होम से रिलेटेड यूआई आपको होम वाले में मिलेगा। तो अगर मैंने साइन अप वाला यूआरएल हिट किया है तो मुझे साइन अप वाला कोड का पूरा यूआई ब्राउजर में प्रिंट होते हुए दिखता है। सवाल यह है कि अब ये जो साइन अप का पूरा डिजाइन है ये बनता कैसे है? पहले तो यही सीखना पड़ेगा। ये हम कैसे बनाएं, कैसे हम नीला रंग का फेसबुक लिखें, कैसे हम एक छोटा सा यहाँ पे कार्ड जैसा कुछ डिजाइन करें, ये फॉर्म्स कैसे बनेंगे, इसके लिए अब पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा भाई साहब? हमें यहाँ पे एक अच्छा यूआई क्रिएट करने के लिए कुछ चीजें कंपलसरी पढ़ना पड़ेगा। पहला तो है HTML, दूसरा है CSS, तीसरा है जावा स्क्रिप्ट। ये 3 चीज अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप एक अच्छा यूआई क्रिएट कर पाएंगे। इतने से अच्छा यूआई क्रिएट हो जाता है। एडिशनली काम को आसान करने के लिए हम बूटस्ट्रैप को कंसीडर करते हैं। काम को थोड़ा और आसान करना है तो बूटस्ट्रैप। फिर आगे तो बहुत लंबी इसकी कहानी। फ्रंट एंड में बहुत सारी चीजें आजकल तो आ गई हैं, ठीक है। टैलविन CSS है, मटेरियल यूआई है, फाउंडेशन है। पुराने में देखेंगे तो jQuery है। और भी आप देखोगे आजकल Next.js भी सुनने आ रहा है, रिएक्ट भी चलता है, एंगुलर भी चलता है, Vue.js है, एम्बर है, बहुत सारी चीजें हैं। पर आपको HTML CSS जावा स्क्रिप्ट पे मोस्टली इन तीनों पे अच्छा कमांड होगा। तो आगे आप बूटस्ट्रैप को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, रिएक्ट में भी दिक्कत नहीं होगी, एंगुलर में भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैं बूटस्ट्रैप हटा ही देता हूं। मेन आपको इन 3 पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। आपका HTML CSS और जावास्क्रिप्ट अच्छा होना चाहिए। हालांकि मैं आपको बूटस्ट्रैप भी कराऊंगा। और इन केस अगर आगे चल के रिएक्ट हम शुरू करते हैं तो आपको हम रिएक्ट का भी एक्सेस देंगे। बट HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप तो रहेगा ही आपके कोर्स में, ठीक है। तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन बूटस्ट्रैप तो इसके ऊपर की चीज है। मतलब ये तीनों सीख गए तो बूटस्ट्रैप तो कुछ है ही नहीं, ऐसा समझ लो। सो
सबसे पहले कोई भी एप्लीकेशन उठा लो, दुनिया का कोई भी वेब एप्लीकेशन उठा लो, उस एप्लीकेशन का एक डोमेन होगा। उस डोमेन को जब आप हिट करते हो यूआरएल में, तो आपके सामने जो दिखता है वो यूआई ही होता है। अमेज़न खोलो, एक यूआई दिखेगा। फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, फेसबुक, इंस्टा, कुछ भी खोलो यार, हम यूआई से ही तो इंटरेक्ट करते हैं, तो हमें सबसे पहले यूआई बनाना आना चाहिए ना। यूआई कैसे बनेगा? तो यूआई बनाने के लिए बहुत आसान मॉड्यूल है ये। जावा फुल स्टैक का सबसे इजी मॉड्यूल है। अरे 6-7 के लड़के आजकल एचटीएमएल पढ़ रहे हैं, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान मॉड्यूल आपके लिए है। चलो भाई, हमने यूआई बनाना सीख लिया, हमने पढ़ लिया एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, हमने यूआई बना लिया, हमने डब्बे उब्बे बना लिया, बटन वटन बना लिया। ये हमने एक बेहतरीन यूआई बना लिया, सब मान लो अभी आपके लिए, अभी के लिए मान लो कि हमने बना लिया। अब बना तो लिया भाई साहब, अब जब यूआई बना लिया तो बंदा तो इसमें डेटा तो भरेगा ना। ये कुछ डेटा मैं भर रहा हूँ, एक कुछ ऐसे डेटा भर देता हूँ, ये भर दिया। जैसे कि आप फेसबुक पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कुछ बर्थडे, मेल फीमेल, कुछ नंबर, कुछ पासवर्ड देके साइन अप पे क्लिक करते हो। सवाल ये है कि जो डेटा आपने यहाँ भरा हुआ है, अगर मैं साइन अप बटन पे क्लिक करूं तो ये डेटा क्या मेरे ही सिस्टम में रहेगा या कहीं जाएगा? बताइए। वापस सर्वर पे जाएगा। करेक्ट, वापस से सर्वर पे जाता है, फेसबुक के पास ये डेटा जाता है। तो अब हम ये चाहते हैं कि डेटा मेरा सर्वर के पास जाए, तो सर्वर मेरे पास होना चाहिए। ठीक है, सर्वर इंस्टॉल करना हमने सीख लिया, पढ़ लिया भाई, सर्वर हमारा इंस्टॉल हो गया, मान लेते हैं। तो सर्वर पे गया, लेकिन सर्वर पे जाने के बाद ये डेटा अब जाएगा बैकएंड में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट का। तो ये आपका डेटा जाता है बैकएंड में। अब बैकएंड में क्या होता है? डेटा की प्रोसेसिंग होती है। सो ये यहाँ पे गया, टॉम, ये मैनेजर ने देखा, सर्वर ने देखा, अच्छा तुम डेटा लेकर के आए हो, किसका डेटा है भाई? लॉगिन का डेटा है कि साइन अप का डेटा है? तो इसने देखा, अच्छा साइन अप वाले पेज से आए हैं तो साइन अप का ही डेटा होगा। तो साइन अप का डेटा जहां प्रोसेस होगा, वो वाले बैकएंड के कोड पे भेज दिया जाएगा। तो ये आ गया बैकएंड पे। तो ये डेटा पूरा का पूरा बैकएंड पे आ गया। अब भाई आपने फ्रंट एंड तो पढ़ लिया, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, डिजाइन तो आपने बना लिया, आपने टॉमकैट सर्वर भी पढ़ लिया। ठीक है, सर्वर भी आपने इंस्टॉल कर लिया, सर्वर के ऊपर आप फ्रंट एंड पढ़ ही चुके थे, सारी डिजाइन बना बना के रख दी, उन डिजाइन को आप ब्राउजर से एक्सेस भी कर पा रहे थे। बट बारी थी अब इस डेटा को प्रोसेस कराने के लिए। प्रोसेस करना मतलब कि ये डेटा जाके डेटाबेस में स्टोर हो जाए। तो उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? उसके लिए आपको जावा पढ़ना पड़ेगा। जावा तो मैंने बहुत ब्रॉडली बोल दिया, इसमें आपको कोर जावा, एडवांस जावा, देन आपको हाइबरनेट, देन आपको स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग करना पड़ेगा। देन इसके साथ साथ आपको एडिशनली मैवेन करना पड़ेगा। ठीक है, लॉम्बॉक भी करना पड़ेगा। ये मैवन, लॉम्बॉक, स्प्रिंग, हाइबरनेट, ये चारों नहीं करोगे तो भी एप्लीकेशन बन जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन उस एप्लीकेशन को बनाने में ना, मतलब आपकी जान निकल जाएगी। इतना लिखना पड़ेगा ना कोड, इतना लिखना पड़ेगा कि आपको लगेगा यार कि मतलब कब राहत मिलेगी हमें। इसीलिए मैवन एंड लॉम्बॉक लिख देता हूँ, इसीलिए हम हाइबरनेट, स्प्रिंग ये सब पढ़ते हैं, ताकि अपने काम को आसान बना सके। जब स्प्रिंग नहीं था तो भी डेवलपमेंट होता था, कोर जावा, एडवांस जावा में भी बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशन बने थे, लेकिन उस समय डेवलपर्स का दर्द वही समझते हैं। तो स्प्रिंग, हाइबरनेट उन चीजों को आसान करने के लिए हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको कोर एडवांस नहीं आती तो डायरेक्ट आप नहीं पढ़ सकते, इसको आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे एज अ बैकएंड। ठीक है, ताकि जैसे कि हम जब साइन अप करते हैं, साइन अप पे क्लिक करते हैं, तो मेरा ये डेटा जाके फेसबुक के डेटाबेस में स्टोर होता होगा कि नहीं होता होगा? सोचिए, स्टोर तो होता होगा ना, परमानेंटली वो भी।
अगर स्टोर ना होता तो हम जब लॉगिन करते हैं वापस से जा करके, अगर यहाँ पे ईमेल नंबर पासवर्ड, तो उसको कैसे पता चलता है कि मैं यही आदमी हूं? उसको कैसे, मतलब इसका मतलब कि उसके पास मेरा डेटा स्टोर्ड है तभी ना। तो जब आप साइन अप करते हो तो मेरा डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। परमानेंटली डेटा डेटाबेस में स्टोर करने से पहले डेटा की चेकिंग होती है। ऐसा तो नहीं है कि आपने यहाँ पे कोई हैकिंग करने का कुछ ऐसा कोड वोड डाल दिया है। होता है एसक्यूएल इंजेक्शन, जिसमें जिसे हम क्या करते हैं पता है, इस डब्बे में ना एसक्यूएल की क्वेरी लिख के भेज देते हैं, सेलेक्ट स्टार फलाना ठिकाना। वो अलग पार्ट है, मैं एसक्यूएल इंजेक्शन करके आपको दिखाऊंगा, जेडीबीसी में हो जाता है। तो अब बहुत सा कुछ ऐसा हम जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे लिख के भेज रहे हैं, पासवर्ड डालना है यहाँ पे हम कोड लिख के भेज रहे हैं। क्यों लिख के भेज रहे हैं? ताकि ये बैकएंड में जाके पूरा हैक कर ले। तो इन सब चीजों से भी एप्लीकेशन को बचाना पड़ता है। यही तो है डेवलपमेंट का पार्ट। सो ये सारी चीजें हम बैकएंड में करते हैं। तो क्योंकि आप ये बताओ कि www.facebook.com क्या सिर्फ शरीफ इंसान ही खोल सकता है, या दुनिया का कोई भी इंसान ये खोल सकता है? ये तो पब्लिक यूआरएल है ना भाई साहब। एक क्रिमिनल भी फेसबुक ओपन कर रहा है, एक अच्छा इंसान भी ओपन कर रहा है। जो क्रिमिनल है, जो ब्लैक हैट हैकर्स हैं, वो तो चाहेंगे ना एप्लीकेशन का डेटा चुरा लिया जाए, भेज दिया जाए ब्लैक मार्केट में। तो या बहुत सारे आप जानते हैं स्कैमर्स होते हैं, ब्लैकमेल वगैरह करते हैं। तो ये तो सबके हाथ में है, सारी दुनिया के हाथ में है। कौन बैठा है यार यहाँ पे अटैक क्या कर रहा है, फेसबुक के दुश्मन है क्या है, कौन है? कुछ भी कोई डाल रहा है। तो फेसबुक जिसने बनाया, डेवलपर्स का ये कर्तव्य है कि जब भी पब्लिक का डेटा आ रहा है, इसको पब्लिक डेटा बोल सकते हो आप, पब्लिक से जो डेटा आ रहा है, बेसिकली क्लाइंट बोलते हैं, मैं पब्लिक लिख रहा हूँ क्योंकि कोई भी डाल सकता है। तो जब भी कोई डेटा आता है तो बैकएंड में उसी को प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेसिंग, क्या डेटा सही फॉर्मेट में है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट नेम में कोड लिख करके भेज दिया गया है, ऐसा तो नहीं है कि यूजर नेम में कोड लिखा है, ऐसा तो नहीं कि पासवर्ड में कोड लिख के भेजा गया। क्या सारी चीजें वेल फॉर्मेट में है कि नहीं है? आप मान लो जैसे कि यहाँ पे सर नेम है, सर नेम में आप अगर ये सब ले लोगे ना, सर नेम अलाउ ही नहीं करेगा, बोलेगा इनवैलिड सर नेम। आप मान लो यहाँ पे क्या है भाई, मोबाइल नंबर ईमेल है ना, आप डालो IJK, नहीं लेगा वो, बोलेगा इनवैलिड मोबाइल नंबर। तो उसको कैसे पता चला कि इनवैलिड मोबाइल नंबर है? कहीं ना कहीं ऐसा कोड लिखा गया है जो ये चेक करता है कि इस डब्बे में डाला गया डेटा मोबाइल नंबर के फॉर्मेट में है कि नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा कोड लिखा गया होगा, दैट इज कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग। तो बैकएंड में प्रोसेसिंग होती है। और अगर बैकएंड में प्रोसेसिंग करनी है तो आपको इतनी चीजें पढ़नी ही पड़ेगी, जावा डेवलपर अगर आप बनना चाहते हैं तो। यूं ही सिलेबस नहीं बना दिया गया है, सिलेबस बनाया गया है एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट को मद्देनजर रखते हुए। फ्रंट एंड तो एप्लीकेशन है बनाओगे ही, तो इसलिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे। बैक एंड तो आपको बनाना ही पड़ेगा, इसलिए कोर जावा, एडवांस जावा, हाइब्रिड, स्प्रिंग मैवन पढ़ेंगे। अब इसके अंदर और भी चीजें, आप बोलोगे स्प्रिंग बूट सर इसमें नहीं है। अरे भाई, स्प्रिंग मल्टी मॉड्यूल फ्रेमवर्क है, स्प्रिंग कोर, MVC, स्प्रिंग सिक्योरिटी, स्प्रिंग रेस्ट API, माइक्रो सर्विस, बहुत सारी चीजें, स्प्रिंग बूट एंड ऑल, डेटा JPA। वो तो सिलेबस में आपको मतलब अगर आप मांगोगे तो मैं आपको दे दूंगा, वरना हम आगे बात कर लेंगे क्या क्या चीजें होगी। तो अंदर तो बहुत सारी चीजें होंगी, मैंने बहुत ही मतलब जनरलाइज टर्म द वे में लिखा हुआ है। सो डेटा की प्रोसेसिंग हुई। हो सकता है कि आपने जो डेटा यहां से भर के भेजा, वो डेटा बैकएंड में प्रोसेस हुआ और पता चला ओ गड़बड़ है, तो तुरंत यहां से एक रिस्पांस मिलेगा, और ये रिस्पांस आकर के आपको यहाँ पे बोलेगा इनवैलिड मोबाइल नंबर या इनवैलिड नेम। ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा है कभी ऐसा? कुछ उल्टा पुल्टा डाल दो तो इनवैलिड का ऑप्शन एरर आता है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया है कभी कोई वेबसाइट वगैरह में? हाँ यस सर। सर, आता है। हाँ। हाँ, तो ये कहाँ से आ रहा है, मतलब बैकएंड में प्रोसेसिंग हुई और हमें इनवैलिड दिखाया जा रहा है। लेकिन क्या हो कि हम बहुत सच्चे इंसान हैं, हमने सब कुछ ठीक ठाक डाला है, तो प्रोसेसिंग डन,
आप पास हो गए। तो पास होने के बाद अब डेटा जाएगा आगे। कहाँ डेटा जाएगा भाई? अब डेटा जाएगा दूसरी जगह। अब डेटा को क्या करना है ना भाई साहब, डेटा को परमानेंटली स्टोर किया जाता है। जब साइन अप करोगे तो लॉगिन भी करोगे। जब लॉगिन करोगे तो वो चेक करेगा कि ये यूजर नेम और ये पासवर्ड का बंदा क्या मेरे डेटाबेस में है। तो डेटाबेस में कहां से आएगा? साइन अप के समय जब आपने स्टोर किया रहेगा तभी ना। तो जब भी आप साइन अप करते हो, डेटा आपका प्रॉपरली वे में बैकएंड में जाता है और बैकएंड से अब वो आकर के डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। अब ये भाई डेटाबेस क्या सीन है? डेटाबेस मैं आपको बोल दूं, ये एक तरह का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है पूरा, जिसके अंदर हम डेटा को परमानेंटली टैबुलर फॉर्म में स्टोर करते हैं। डीबीएमएस हम जो यूज करेंगे वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करेंगे। अब आप बोलेंगे ये क्या है, तो यही तो पढ़ना है भाई। परमानेंटली अगर आपको डेटा स्टोर करना है तो आपके पास कोई ना कोई रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। हम अपने सिलेबस में माइएसक्यूएल, ओरेकल दोनों को पढ़ेंगे। ये दो बहुत बहुत फेमस डेटाबेस आरडीबीएमएस हैं जिनको हम पढ़ेंगे। अब आपको सवाल आ सकता है, सर आरडीबीएमएस क्या है? ये सब बात करेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए बहुत लेमन लैंग्वेज बताएं तो ये एक स्टोरेज यूनिट है, एक ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है। आप बोलेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर क्यों डेटा स्टोर करें? क्योंकि ये आपको बहुत सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसमें आप यूजर नेम पासवर्ड डाले बिना घुस नहीं सकते। इसमें डेटा को रिट्राइव करना, इंसर्ट करना, रीड करना आसान होता है। तो इसके अंदर टेबल्स बनाते हैं हम, और टेबल्स बना करके डेटा को स्टोर करते हैं। तो जो भी साइन अप का डेटा फ्रंट एंड से आ रहा है, फ्रंट एंड से वो आएगा पहले सर्वर पे। सर्वर पे प्रोसेस होगा। प्रोसेस अगर हो गया और डेटा में कोई गड़बड़ी नहीं है, तभी वो डेटाबेस में जाएगा। तो फ्रंट एंड से आया बैकएंड पे, और बैकएंड से कहाँ आया? डेटाबेस में। ठीक है, अब डेटाबेस में आ गया और डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। बिना प्रोसेसिंग किए क्या मैं अगर डेटा को भेजूं? भाई बिना प्रोसेसिंग को अगर भेजोगे डेटाबेस में तो डेटाबेस ही कोई हैक कर लेगा आपका। तो इसलिए प्रोसेसिंग जरूरी है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती हैं जो कि हम करेंगे। तो सवाल ये है कि भाई ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम कैसे अचीव करेंगे? उसके लिए हम आपको माइस्क्यूएल और ओरेकल पढ़ाएंगे। अच्छा, ये भी ठीक है। अच्छा, जावा से डेटा टेबल में कैसे जाएगा? उसके लिए हम एक लैंग्वेज पढ़ेंगे, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एक और हाइबरनेट में भी लैंग्वेज होती है जिसको बोलते हैं एचक्यूएल। लेकिन खैर इस एसक्यूएल में लिख रहा हूं क्योंकि डेटाबेस में एसक्यूएल वर्क करेगी। तो एसक्यूएल की मदद से हम अपने डेटा को डेटाबेस में स्टोर कर देंगे। मतलब आपने जो यहाँ पे भरा हुआ है, ये पहले जाता होगा सर्वर पे, प्रोसेस होता होगा, और फिर जाके डेटाबेस के अंदर टेबल के अंदर स्टोर हो जाता होगा। ऐसा टेबल बन जाता होगा और टेबल की एक रो बन जाती होगी और इसमें आपका डेटा स्टोर हो जाता होगा। और जब डेटा स्टोर हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ से एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है कि हाँ भाई डेटा स्टोर हो गया। एक रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, डेटा स्टोर हो गया। फिर इसने बैकएंड सिस्टम ने फ्रंट एंड को एक रिस्पॉन्स दिया, हाँ भाई साहब डेटा स्टोर हो गया। तो आपको एक मैसेज आ जाएगा, साइन अप सक्सेसफुल, नाउ यू कैन लॉग इन। समझे पूरा सीन? हाँ सर। तो अब आप यहाँ पे देखो सारी टेक्नोलॉजी कवर अप हो गई। अगर आप देखोगे जो जो हमने सिलेबस में रखा है सब आ गया। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप फ्रंट एंड में आ गया। कोर जावा, एडवांस जावा, हाइबरनेट, स्प्रिंग, मैवन ये सब बैक एंड में आ गया। और एसक्यूएल भी पढ़ना पड़ा क्योंकि डेटाबेस में डेटा डालना है। डेटाबेस में एसक्यूएल, माइस्क्यूएल, ओरेकल। देखो कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है कि एसक्यूएल और माइस्क्यूएल में क्या डिफरेंस है, बता देता हूँ शॉर्ट में। एसक्यूएल एक लैंग्वेज है। एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस पे वर्क करती है। एक मिनट, थोड़ा चुप कर लूं। जूम ही नहीं हो रहा यार, क्या हो रहा है ये?
एक मिनट ऐसे कर लेते हैं। हाँ देखो एसक्यूएल क्या है ना, एसक्यूएल एक लैंग्वेज है। इधर आते हैं। हाँ एसक्यूएल एक लैंग्वेज है और माई एसक्यूएल एक सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो माई एसक्यूएल ओरेकल भी क्या है, ओरेकल भी सॉफ्टवेयर है, ये भी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, पूरा का पूरा एक प्लेटफॉर्म है और ये दोनों सॉफ्टवेयर एसक्यूएल लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं। आप लोगों ने कभी सी पढ़ा होगा, तो टर्बो सी के अंदर आप टर्बो सी आईडी के अंदर आप सी का कोड लिखते थे, वैसे ही माइस्क्वेल ओरेकल जो है, माइस्क्वेल ओरेकल के अंदर हम एसक्यूएल का कोड लिख सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर्स हैं और ये लैंग्वेज है जिसको हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कुछ पॉइंट्स इधर लिख देता हूं जो आपके काम आएगा। सो फ्रंट एंड आपने समझा, ठीक है। जी अलमास कहिए। सर ये डॉकर और कुबरनेटिस क्या होता है सर? लाइक वेयर कहाँ यूज होता है? बैकएंड में, फ्रंट एंड में? डॉकर एंड कुबरनेट बेसिकली ये डेवऑप्स का पार्ट है। जब अच्छा हम अच्छा। एप्लीकेशन को पूरा क्रिएट कर लेते हैं ना, तो उसको एक मतलब देखो, अब मैंने मान लो कि एक एप्लीकेशन बनाया अपने सिस्टम पे, मैंने अपने सिस्टम पे, अब म्यूट कर लीजिए बता रहा हूँ। हाँ मैंने बता रहे हैं। अपने सिस्टम पे टॉमकेट सर्वर इंस्टॉल किया, अपने सिस्टम पे माइस्क्वेल इंस्टॉल किया। मेरे मेरे एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर्स थे, जो भी डिपेंडेंसीज थी, वो सब मैंने अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करी और मेरा सॉफ्टवेयर अच्छा चल रहा है। लेकिन जब मैं ये सॉफ्टवेयर जो मैंने बनाया है जिसमें फ्रंट एंड और बैक एंड है, वो मैं अगर आपको दूंगा तो आपके सिस्टम में हो सकता है कि ओएस दूसरा हो, या ओएस छोड़िए, मान लीजिए आपके सिस्टम पे डेटाबेस दूसरा हो सकता है आपके सिस्टम पे डेटाबेस ही ना हो सकता है कि आपके सिस्टम पे वो डिपेंडेंसीज ना हो जो मेरे सिस्टम पे हो, तो आपके सिस्टम पे ये एप्लीकेशन तो नहीं चलेगा। समझ रहे बात मेरे? हाँ हाँ, एप्लीकेशन को चलाने के लिए जो भी इन्वायरमेंट था मेरे सिस्टम पे तो है, पर आपके सिस्टम पे नहीं है, तो डॉकर उस चीज का सॉल्यूशन देता है। हम डॉकर के अंदर क्या करते हैं, पूरा कंटेनराइज करके आपको प्रोवाइड करते हैं। मींस आपको एप्लीकेशन के साथ साथ पूरा इन्वायरमेंट भी मिल जाता है। तो वो बेसिकली डेवऑप्स का पार्ट है। अगर आप डेवऑप्स अलग से पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको डॉकर है, कुबरनेट्स है, एंड इसी तरह गिट वगैरह हो गया, इसी तरह क्लाउड कंप्यूटिंग भी थोड़ा सा उसमें आ जाता है, CI/CD पाइपलाइन है, वो सारी चीजें हैं। बट फ्रेशर से वो सब चीजें पूछता नहीं है। फ्रेशर के लिए वो चीजें है नहीं, वो कंपनी में आप जाओगे तो अपने आप वो सब चीजें बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल नहीं होती, बहुत इजी चीज होती है। मैं आपको बता दूं, इस पूरे डेवलपमेंट फेज में जो सबसे आपके लिए चैलेंजिंग पार्ट होगा ना, वो ये है। ये जिसने कर लिया उसने सब कर लिया। जिसने कोर कर लिया, एडवांस अच्छे से कर लिया ना, हाइबरनेट स्प्रिंग कुछ नहीं है उसके लिए, नथिंग, बहुत आसानी से कर लेगा। तो इस पे हमें फोकस करना है। तो कुछ पॉइंट मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, ठीक है, जैसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट है। अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो क्रोम होता है ना, क्रोम ब्राउजर, ब्राउजर को ही हम क्लाइंट बोलते हैं। ब्राउजर को ही हम डेवलपमेंट फेज में क्लाइंट बोलते हैं। क्लाइंट वो नहीं है जो इस बैठ के इस एप्लीकेशन को चला रहा है। जैसे मैं अगर यूज कर रहा हूं फेसबुक, तो अगर ऐसे देखा जाए ह्यूमन सेंस में, तो मैं क्लाइंट हुआ ना फेसबुक का, क्योंकि मैं फेसबुक को यूज कर रहा हूं। बट डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो कोड बंदा लिख रहा है, सोचो जो बैकएंड का कोड लिख रहा है, वो मेरे पर्सपेक्टिव में लिख रहा होगा या ब्राउजर से आ रही रिक्वेस्ट के पर्सपेक्टिव में लिख रहा होगा, सोचो आप। जो बैकएंड डेवलपर है वो मेरे पर्सपेक्टिव में लिख रहा है या उसको सिर्फ ब्राउजर से आ रही रिक्वेस्ट से मतलब है? ब्राउजर से आ रही रिक्वेस्ट से मतलब। तो क्या पता कि राहुल बैठा है, मोहन बैठा है, सोहन बैठा है, तो एक डेवलपर के लिए क्लाइंट हमेशा ब्राउजर होता है। तो ब्राउजर से अगर रिक्वेस्ट आ रही है तो ब्राउजर हो गया क्लाइंट, और ये पार्ट हो गया पूरा सर्वर का। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया है
एप्लीकेशन का एक आर्किटेक्चर बताया, ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है। क्यों? क्योंकि सर्वर के अंदर सब कुछ है, फ्रंट एंड बीसी में है, म्यूट कर लीजिए, सर्वर के अंदर सब कुछ है, फ्रंट एंड बीसी में है, बैक एंड बीसी में है। एक दो आर्किटेक्चर होता है डेवलपमेंट का, मैं आपको बता दूं, यहां लिख देता हूं कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, या मैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट लिखता हूं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में बेसिकली दो आर्किटेक्चर फॉलो होते हैं। एक होता है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, ठीक है, आर्किटेक्चर, और एक होता है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का मतलब अभी तो मैं बहुत सिंपल वे में आपको समझाऊंगा कि एक ही सर्वर पे अगर सब कुछ हो, दैट इज मोनोलिथिक। और अगर अलग अलग सर्वर पे आपके एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड हो, दैट इज माइक्रो सर्विसेज। तो ये टर्म मैं बस लिख दिया हूं, आगे जब हम लोग एडवांस जावा पढ़ेंगे तो हम इसकी बात डिटेल में करेंगे, हम खुद मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने अभी के लिए आपको बता दिया कि किसी को ये डाउट ना हो कि इसी में फ्रंट एंड और बैक एंड क्यों, दिस इज कॉल्ड मोनोलिथिक एप्लीकेशन। सो फ्रंट एंड आपको क्लियर हुआ, फ्रंट एंड में ये सब टेक्नोलॉजी है, और जो फ्रंट एंड वाला काम करता है बेसिकली उसको फ्रंट एंड डेवलपर भी बोलते हैं, या यूआई यूएक्स डेवलपर, या कभी कभी डिजाइनर भी बोला जाता है, हालांकि डिजाइनर अलग होता है लेकिन इंटरचेंजेबली यूज करते हैं लोग। खैर वो जो भी है, बैक एंड डेवलपमेंट में हम थोड़ा सा पॉइंट लिख देते हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड वन इज बैक एंड डेवलपमेंट। बैक एंड डेवलपमेंट बेसिकली क्या करता है, इट रेफर्स, या मैं ऐसा लिखूं, हाँ ऐसा लिख सकता हूँ, रेफर्स टू सर्वर साइड of an application which handles user data and process it। सिंपल, जो भाई सर्वर मतलब बैक एंड डेवलपमेंट में सर्वर साइड होता है जो कि यूजर के डेटा को हैंडल करता है एंड प्रोसेस करता है। ठीक है, तो ये आपका बैकएंड हो गया। हाँ, डेटाबेस वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको भी बैकएंड में ही बोला जाता है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि प्रोसेस इट एंड, या मैं सेकेंड पॉइंट लिख देता हूं कि डेटाबेस लेयर इज ऑल्सो कम्स अंडर बैकएंड। ठीक है, तो पूरा का पूरा मतलब यूजर का डेटा प्रोसेस हो करके अगर डेटाबेस में स्टोर हो रहा है तो वो पूरा का पूरा हमारा क्या कहलाएगा, बैकएंड पार्ट। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई आप लोग को? हाँ सर। तो फ्रंट एंड में टेक्नोलॉजीज क्या क्या होगी, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, और भी बहुत सारी हो सकती है। बैकएंड टेक्नोलॉजीज में हमारी होगी, पहली तो होगी जावा। जावा में क्या क्या होगा भाई, कोर जावा, एडवांस जावा। मैं आपको बता दूं ये टर्म कोर जावा, एडवांस जावा पुराना टर्म है यार। अभी अब कोर जावा शुरू करेंगे तो आपको बताएंगे कि कोर जावा को हम कोर जावा नहीं बोलते हैं, बेसिकली दैट इज जावा स्टैंडर्ड एडिशन। एडवांस जावा को एडवांस जावा बोलते नहीं है, वो तो बस एक नाम है, पुराना लिगेसी नेम तो चला आ रहा है। हालांकि हम इसको जावा एंटरप्राइज एडिशन बोलते हैं, या जकार्ता भी बोलते हैं रिसेंट वर्जन में, तो उसकी बात हम करेंगे ना, तो ध्यान में रखना कि इसके अलग नेम भी हैं। तो जावा कोर एडवांस हो जाएगा। देन हम इसमें कुछ फ्रेमवर्क्स को कवर करेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया था। स्प्रिंग एंड हाइबरनेट क्या है, फ्रेमवर्क है, स्प्रिंग हाइबरनेट। ठीक है, और स्प्रिंग के अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी। ठीक है, वो आप लोग के ग्रुप में हम सिलेबस भेज देंगे, या सिलेबस तो आपको भेजा हुआ है, सिलेबस तो हमने आपको पहले ही भेजा हुआ है ना, कि इसमें स्प्रिंग सिक्योरिटी, स्प्रिंग एमवीसी, स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग रेस्ट एपीआई, ये सब चीजें हमने लिख के रखी हुई है। तो फ्रेमवर्क्स कवर होंगे। देन थर्ड हमारा टूल्स में आ जाएगा मैवन। तो मैवन क्या है, टूल है। अब आपको ये डाउट हो सकता है कि फ्रेमवर्क क्या होता है, टूल क्या होता है, तो ये डे वन की चीज है नहीं, है ना।
अभी तो इसको हम बस ऐसे आपको टर्म्स लिख दे रहे हैं। और एक हम जावा की लाइब्रेरी भी पढ़ेंगे, जावा बेस्ड लाइब्रेरी भी पढ़ेंगे, जो कि है आपकी लॉम्बॉक। तो ये हमारा अगर हम कर लेते हैं तो हमारा बैकएंड कवर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा बैकएंड कवर हो जाएगा। और डेटाबेस के बारे में हमने आपको समझा ही दिया। डेटाबेस ये क्या होता है, हमारा स्टोरेज यूनिट होता है, जहां पे हम डेटा को स्टोर करते हैं। स्टोरेज यूनिट में हम पढ़ेंगे स्टोर स्टोर करने के लिए एसक्यूएल पढ़ेंगे, और स्टोर करेंगे किसमें, माइस्क्यूएल या ओरेकल में पढ़ेंगे। दोनों प्रोजेक्ट जब हम बनाएंगे तो किसी एक पे बना लेंगे, आपको जो पसंद होगा बताइएगा, हम उस पे बना लेंगे। तो ये हमारा पूरा फुल स्टैक डेवलपमेंट होगा। तो बैकएंड के अंदर हमारा दोनों आ गया ना, ये पूरा टेक्नोलॉजी आ गई और डेटाबेस भी बैकएंड में आ जाता है। अब क्या होता है माइस्क्यूएल, क्या होता है ओरेकल, क्या होता है एसक्यूएल, ये जब हम ये चीजों को पढ़ाएंगे तब ये सारी चीजें आपको कवर अप हो जाएंगी। मैं आपको बता दूं, एसक्यूएल पढ़ने के लिए हार्डली आपको 20 डेज एनफ है, 20 डेज। इसी तरह HTML CSS जावास्क्रिप्ट को सीखने के लिए कहाँ चला गया, ये रहा, मैं लिखा नहीं, हाँ यहाँ पे। इसको सीखने के लिए आपको मैं बता दूं हार्डली आपको 15 दिन, 15 से 20 दिन इसको मान लो एनफ है, 20 डेज। तो 20 दिन में ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और 20 दिन में ये आपका हो जाएगा, मतलब एसक्यूएल माइस्क्यूएल ओरेकल तीनों में बदल रहा हूँ। ये 20 दिन में ये और 20 दिन में ये हो जाएगा। इसीलिए हम आपको इनकी रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करेंगे। HTML वगैरह तो आई थिंक कोई देखेगा भी नहीं, एसक्यूएल आपको शायद थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट देखना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट भी आपको सिर्फ इतना ही देखना है जितना फ्रंट एंड से रिलेटेड है, क्योंकि बैक एंड थोड़ी जावास्क्रिप्ट में हम बना रहे हैं, है ना। तो इसलिए इसकी रिकॉर्डिंग होगी, और ये जो पार्ट है ये ही पूरा हम लोग कम से कम 7 महीने पढ़ेंगे, ये पूरा इस पे ही काम है। और ये जितना छोटा आपको दिख रहा है ना, असल में इसके अंदर बहुत डेप्थ है। ये जिसका बढ़िया हो गया उसकी उसका करियर सेट है, समझ लो। चाहे वो जॉब करना चाहता है, चाहे फ्रीलांसिंग या अपना कुछ स्टार्टअप करना चाहता है, अगर टेक से रिलेटेड है, आपका ये स्ट्रांग होना चाहिए पार्ट, सबसे मेन है। और इसीलिए हम सबसे ज्यादा इसी पार्ट पे तवज्जो देते हैं। और इस पार्ट में भी अगर मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो कोर पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जिसका कोर अच्छा हो गया उसको एडवांस में दिक्कत नहीं होगी, और जिसने कोर एडवांस दोनों कर लिया ना, तो फिर वो फ्रेमवर्क को तो बोलेगा अरे सर पहले बड़ा मुश्किल होता था, अब तो बड़ा आसान हो गया है। तो ये कर लोगे ना तो ये बहुत आसान लगेगा। टूल तो मैवन कोई खास है नहीं, ये भी कुछ खास है नहीं, आसान है, ये सब चीजें हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक पहले सेशन में मैंने आपको बिग पिक्चर दिखा दी कि भाई साहब हम लोग अगले 7 महीने में क्या क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। सब कुछ जो भी चीजें आपके माइंड में आ रही होंगी, एपीआई बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। प्रोजेक्ट्स रियल टाइम होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन लगेंगे नहीं लगेंगे, बिल्कुल। एमएनसी और हम लोग स्टेटमेंट्स वाले बड़े क्वेश्चन लगाएंगे, पैटर्न्स वगैरह सब कुछ बनाएंगे। इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर करेंगे। टाइम टू टाइम आपके टेस्ट भी होंगे, जिससे आप अपने नॉलेज को टेस्ट कर सकते हो और फिर देख सकते हो कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो ये रहा हमारा डे 1। अब कई सारे मॉड्यूल हैं, फ्रंट एंड है, बैक एंड है, डेटाबेस है। तो सबसे पहले हम अपने लाइव बैच में स्टार्ट करेंगे अपना मॉड्यूल फर्स्ट, दैट इज कोर जावा, ठीक है। तो कल से हम लोग कोर जावा की शुरुआत करेंगे। आप लोगों का 3 डेज का डेमो है, और उसके बाद हम यहीं से कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। मतलब यहीं से शुरू हो जाएगा आपका जो सिलेबस चल रहा है, ऐसे ही चलेगा बिल्कुल। तो आप सेशन मिस मत कीजिएगा, कल से हम लोग कोर जावा शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, बाकी अगर कुछ डाउट है तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं।